Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSI Net Molecular Biology June 2023 previous year questions. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जून 2023 के प्रीवाईक्यूज करवाऊंगी मॉलिकुलर बायोलॉजी के, क्योंकि एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मॉलिकुलर बायोलॉजी पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो मैं जो है उनके अकॉर्डिंग मैं मॉलिकुलर बायोलॉजी पे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अदरवाइज़ मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाए रहते हैं जनरली मैं उन पे ही क्वेश्चन लेकर आती हूँ, ठीक है। बट क्योंकि आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो मैं उसके भी लेकर आ गई हूँ, ठीक है। ये टॉपिक है यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस से, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेसेस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मतलब लगभग सारे मैं जो है 2023 जून के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के दोनों के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लास्ट जो जून 2023 है इसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले थे, यानी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चंस मैंने देखे कि जनरली इतने टफ क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे, बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने देखे, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चंस, अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक्स क्लियर है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वो मॉलिकुलर बायोलॉजी के ईजिली कर सकता है, ठीक है। तो जनरली बेसिक क्वेश्चन ही मेरे को देखने को मिले मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कैसे करना है, पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देन जो है मेरा सोल्यूशन देखोगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना जो है वो करेक्ट कर पाते हो और कितना नहीं, ठीक है। तो एक बार पहले खुद ट्राई करोगे, ठीक है। और किसके कितने क्वेश्चन के आंसर सही होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है गाइस। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग mRNA इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा mRNA जो है वो आपको लगता है कि इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, यानी न्यूक्लियस से बाहर रखने की ज़रूरत है, यानी इस mRNA को अब जो है वो इजाज़त मिल गई है न्यूक्लियस को छोड़ के जाने की, अब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो किस टाइप का mRNA जाता है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये हमने मतलब काफ़ी टाइम पहले से भी हमने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मास्टर्स में पढ़ा है ना। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला है स्टेटमेंट, स्प्लाइस्ड RNA, हाँ स्प्लाइसिंग होनी चाहिए, स्प्लाइसिंग क्योंकि न्यूक्लियस में ही होती है, ठीक है। स्प्लाइस RNA एसोसिएटेड विद अ पॉली ए बाइंडिंग, ठीक है, यानी पॉली ए बाइंडिंग होनी चाहिए, पॉली ए टेल होना चाहिए उस पर, और साथ ही साथ कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी उस पर उसके जो है उस पर कैप होनी चाहिए और पॉली ए टेल होनी चाहिए, साथ ही साथ वो RNA स्प्लाइस्ड होना चाहिए। ऐसे mRNA को हम क्या कहाँ भेज देते हैं, सेल कहाँ भेज देता है, अपने न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भेज देता है, ताकि वो प्रोटीन का ट्रांसलेशन करे या फर्दर जो भी उसको काम करना हो। अगर mRNA की बात करी जा रही है तो वो प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही mRNA को भेजा जाता है, आपको पता है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, हमें ट्रू ही बताना था, तो यही हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। नेक्स्ट बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। मिस स्प्लाइज्ड, जो RNA क्या हो गया है, मिस स्प्लाइज्ड हो गया है, और उसको हम डिग्रेडेशन के लिए साइटोसोल में भेजेंगे। क्या अच्छा, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो यूबिक्विटिन प्रोटीन लाइगेज सिस्टम होता है हमारा, वो साइटोसोल में तो प्रेजेंट होता ही होता है, साथ में न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई भी चीज़ डिग्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल mRNA को डिग्रेड करना है, तो उसको साइटोप्लाज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस का खुद प्रोटीलिटिक सिस्टम है, वो वहाँ डिग्रेड कर सकता है, तो इसको ज़रूरत नहीं है साइटोसोल में जाने की। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है स्प्लाइस्ड RNA, स्प्लाइस्ड है RNA, ठीक है, एसोसिएटेड विद स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड है और उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स एक बार स्प्लाइसिंग हो गई उसके बाद रिमूव हो जाते हैं सारे के सारे स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है अनकैप्ड एंड अनस्प्लाइस्ड RNA, अनकैप्ड और अनस्प्लाइस्ड RNA को भी क्यों भेजेंगे हम, है ना। सेल क्यों भेजेगा न्यूक्लियस से बाहर, सेल कैसा mRNA भेजेगा, जो कि कम्प्लीटली अच्छे तरीके से स्प्लाइसिंग उसकी हो चुकी है, उस पर कैप लग चुकी है, उसकी पॉली ए टेल पे जो है वो पॉली ए टेल जो है उसकी लग चुकी है, ठीक है, एडेनिन के रेसिड्यू लग चुके हैं टेल पे, तब जाके उसको कहाँ भेजा जाता है, साइटोसोल में भेजा जाता है। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, इजीली आप 2 मार्क्स ग्रैब कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। ये आप फिगर से देख सकते हो, स्प्लाइसिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो है पॉली ए टेलिंग भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एंजाइम कौन कौन से होते हैं ये तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैपिंग हो रही है, ये कैपिंग है, और फिर ऐसे mRNA को कहाँ भेज दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन इज यूज टू कोड फॉर सेलिनोसिस्टीन इन एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई में जो सेलिनोसिस्टीन है वो कौन सा कोडोन का यूज़ करता है, ठीक है। तो सेलिनोसिस्टीन जनरली किस कोडोन को यूज़ करता है गाइस, स्टॉप कोडोन को, और वो कौन सा कोडोन है, UGA कोडोन है, ठीक है। तो UGA कोडोन जो है स्टॉप कोडोन है, जिसको कौन इस्तेमाल करता है, जिसको कौन कोड करता है, सेलिनोसिस्टीन, और किस में करता है, एस्चेरिशिया कोलाई में। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अभी सेलिनोसिस्टीन का पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको पायरोलाइसिन का पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सेलिनोसिस्टीन हमारा कैसा अमाइनो एसिड है, सेलिनोसिस्टीन हमारा 21st अमाइनो एसिड है, ठीक है। और पायरोलाइसिन हमारा कौन सा अमाइनो एसिड है, 22nd अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला, इस बार सेलिनोसिस्टीन पे क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पायरोलाइसिन पे आ जाए। तो पायरोलाइसिन, इनको क्या बोलते हैं, 21st एंड 22nd अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, बोथ आर इनकोडेड बाय कोडोन्स दैट आर नॉर्मली फंक्शन एज अ स्टॉप सिग्नल। दोनों के दोनों किसको कोड करते हैं, स्टॉप सिग्नल के लिए कोड करते हैं। जो हमारा सेलिनोसिस्टीन है वो स्पेसिफाई बाय UGA कोडोन, उसको कौन स्पेसिफाई करता है, UGA कोडोन करता है। और जबकि जो हमारा पायरोलाइसिन है वो UAG कोडोन को कोड करता है। अगर आपको यहाँ पर पायरोलाइसिन पूछा जाता तो क्या होता है आपका आंसर, UAG कोडोन, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, सेलिनोसिस्टीन पूछा गया है, तो वो कौन कोड करता है, UGA उसको कोड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the following statements refer to the factor that regulating the fidelity of DNA replication। आपको कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि जो DNA रेगुलेशन है वो काफ़ी फिडेलिटी का मतलब काफ़ी एक्यूरेसी से जो है हमारा DNA रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं A to D, हमें क्या बताना है, हमें ऑल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन द रेप्लिकेटिव DNA पॉलीमरेज। जो हमारा DNA पॉलीमरेज है उसमें 5' to 3' पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, दैट्स वाई वो फिडाइल है, हमारा DNA रेप्लिकेशन फिडाइल है। देखो गाइस, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कभी भी DNA पॉलीमरेज में नहीं पाई जाती है। उसमें कौन सी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है, जिससे ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होती है DNA पॉलीमरेज में खुद में, जैसे उसने अपना खुद पॉलीमराइजेशन किया और फिर उसको चेक करा। प्रूफ रीडिंग करना का मतलब चेक करना कि मैंने ये चीज़ बनाई है तो ये सही है या नहीं है, ठीक है। इसी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो वो 5' to 3' नहीं होती, बल्कि क्या होती है, 3' to 5' होती है। तो ए स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ए स्टेटमेंट गलत होते ही हमारा ये फर्स्ट चला गया, फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी चला गया। अब हमारा पास बचा है 3 और 2 में से कोई एक आंसर होगा। अगर हम कंफर्म है कि ए गलत है तो हमारे पास 2 ही बचते हैं, या 3 आंसर सही होगा या 2 आंसर सही होगा। 3 और 2 में से भी दोनों ऑप्शन में B एंड C है, तो यानी एनी हाउ B एंड C तो ऑटोमेटिकली सही होने वाले हैं। अब हमें बताना है कि D ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी हम सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इम्बैलेंस इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ 4 DNTPs। जो हमारा इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है DNTP की, वो इम्बैलेंस होता है। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि ये ज़्यादा होता है ये कम होता है, जनरली मतलब कम ज़्यादा मतलब होता रहता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि भाई सेल के अंदर DNTPs बनते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ RNTP। जो RNTP है, DNTP का मतलब जो DNA में वो हो जाएंगे, RNTP मतलब जो RNA में जो आते हैं, जैसे यूरेसिल वगैरह हो गए, ठीक है। सो रिजल्टिंग इन अ इंक्रीज इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ RNTP ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस विच आर नॉट एसेंशियली रिमूव्ड बाय पॉलीमरेजेस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे सेल के अंदर RNTPs इंक्रीज होते हैं तो उनका इनकॉर्पोरेशन का चांसेस भी इंक्रीज होने लग जाता है ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस, और ये इजीली रिमूव नहीं हो पाते हैं थ्रू प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। फिर इनके लिए क्या चाहिए होता है आपका, फिर बेस पेयरिंग, क्या कहते हैं आपको, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म, बेस एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म, उनसे जो है ये हटते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू।
नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड बाय मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अगर कोई गलती से इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो चुका है तो उसे हम किससे रिमूव करते हैं, मिसमैच रिपेयर सिस्टम से करते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा बी सी डी एंड हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन था ये भी। अगर हम ऑप्शन से करते तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नॉट प्रेजेंट इन द रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, while proof reading activity is associated with 5' to 3' exonuclease activity। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शिफ्ट 1 में पूछा गया था 2023 में। यहाँ पे है, ये रिसर्चर बेस्ड है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन देखने में टफ है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ऊपर से मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन क्या है, अ रिसर्चर वांटेड टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल एजेंट ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब एक रिसर्चर क्या कर रहा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहा था। ठीक है, उसको रिजल्ट जानने के लिए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वॉज टेकन इन ट्यूब्स ABCD। उसने क्या किया, ABCD 4 ट्यूब्स ली और चारों में क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और उनमें क्या डाल दिया, 4 डिफरेंट एजेंट डाल दिया इंडिविजुअली इन ईच ट्यूब, और 4 अलग अलग एजेंट डाल दिए। ठीक है, द रिसर्चर हाउएवर फॉरगॉट टू लेबल दैम। बट रिसर्चर जो है उन रिएजेंट्स को जो लेबल करना है वो भूल गया। जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है, एक ठीक है, यानी ABCD चारों में क्या है, हमारा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, और चारों में जो केमिकल डाला इनको डिग्रेड करने के लिए, इसको डिग्रेड करने के लिए, उसको लेबल करना वो भूल गए। द प्रॉपर्टी ऑफ एडेड केमिकल एजेंट ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए वर एनालाइज्ड। फिर जो केमिकल रिएजेंट से जो प्रॉपर्टी है आई, उनको उसने एनालाइज किया। वो भूल तो गया लेबल करना, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, केमिकल एजेंट से जो रिजल्ट आया, अब कौन कौन से रिजल्ट आया, द पॉसिबल प्रोडक्ट इन कॉलम ए, जो प्रोडक्ट आया वो कॉलम ए में है। ठीक है, और एंड द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द केमिकल एजेंट आर लिस्टेड इन कॉलम वाई। और केमिकल एजेंट का जो स्पेसिफिक एक्शन है वो कॉलम वाई में दिया गया है। ठीक है, तो अब उनको जो है ABCD फॉर एग्जांपल ट्यूब थी, तो A में उन्हें न्यूक्लियोटाइड देखने को मिले, B में नाइट्रोजनस बेसिस, C में न्यूक्लियोसाइड, D में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक डाउन हो गया, ऐसा क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेस में ब्रेक डाउन हो गया, ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियोसाइड बन गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, और ऐसा क्या हुआ कि सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड से डीएनए सिंगल स्टैंड में आ गया। तो ये इनके प्रोडक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड हो गया ये। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन इतना ध्यान से क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अब सबको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल द करेक्ट मैचेस बिटवीन कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। तो आपको कॉलम एक्स और कॉलम वाई में करेक्ट मैचेस बताना है। तो अब बताओ कि जो ए टेस्ट ट्यूब थी, ए टेस्ट ट्यूब में पहले क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। रिसर्चर ने कुछ ऐसा केमिकल रिएजेंट डाला जिससे कि वो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, कौन से बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनने में, तो कौन से होने चाहिए, अगर डीएनए को ब्रेक करना है न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, ऑब्वियसली बात है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनेगा। सब बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड होंगे, ब्रेक होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुए होंगे। ठीक है, तभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हुआ होगा। नेक्स्ट है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिले, बी वाले टेस्ट ट्यूब में नाइट्रोजनस बेसिस एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिले। तो नाइट्रोजनस बेसिस कब देखने को मिलते हैं, कब बेसिस कब टूटते हैं, जब उनका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जो है बेस अपने शुगर से, जो 5 राइबोस शुगर होती है उनमें, उससे अलग हो जाएगा, है ना, वो ब्रेक होगा तभी तो नाइट्रोजनस बेसिस बनेंगे। तो ये भी इससे ट्रू हो गया। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स कब बनते हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप के रिमूव होने से न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक और फॉस्फेट ग्रुप जाए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, एक आ जाए तो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, राइट। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड। अभी डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड कैसे बना होगा डीएनए, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे बना होगा, अगर ये डबल स्ट्रैंड है, डीएनए डबल स्ट्रैंड ऐसा ही होता है ना, इस तरीके से। अब ये सिंगल स्ट्रैंड में देखा गया, डी वाले में सिंगल स्ट्रैंड में देखा गया डीएनए की, ये सिंगल स्ट्रैंड था, ये इधर सिंगल स्ट्रैंड था, इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो कब हुआ होगा, जब इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड किसी ने तोड़ दिए होंगे, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में सिंगल डीएनए बन गया, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो सिंपल सा है हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज। तो काफ़ी कितना ईजी क्वेश्चन था, देखो बहुत ही ईजी, मतलब एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो
डी का हमारा क्या था, डी तो सबसे आसान था, फर्स्ट। डी का फर्स्ट आपको 2 स्टेटमेंट में है, बाकी अगर आप किसी एक का भी आपको पता है तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। तो हमारा डी का फर्स्ट और सी का हमारा क्या आया, रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप, सी का हमारा सेकंड आया, तो ऑटोमेटिकली बी हमारा आंसर आ गया। बाकी किसी में 2 ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन आपसे जो है वो जून 2023 में पूछा गया था, तो इसलिए डरना नहीं है, डट के जो है वो क्वेश्चंस करना है। आपको आता है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टीलोमेयर्स के बारे में है, ठीक है। टीलोमेयर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है टीलोमेयर्स के बारे में, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो इस टीलोमेयर्स को तो ज़रूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट टीलोमेयर्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है A to D तक, हमें क्या बतानी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। ये चेक कर लो पहले, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। सबसे पहला है, टीलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन TBPs आर बिलीव टू शील्ड टीलोमेयर्स फ्रॉम सेल्स DNA रिपेयर मशीनरी, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय डबल स्ट्रैंड ब्रेक। जो टीलोमेयर्स बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जो कि टीलोमेयर पे बाइंड करते हैं, एक्चुअली में ये करते क्या है, ये शील्ड करने का काम करते हैं टीलोमेयर्स के, ताकि जो एंड है क्रोमोसोम का हमारा वो बच सके, और DNA रिपेयर मशीनरी वहाँ आकर कहीं ये ना सोच ले कि इस पर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है या इस पर कुछ इनकरेक्टली बेस है तो इसे हम हटा दें, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए जो है TBPs जो है वो अटैच होते हैं टीलोमेयर से, ताकि DNA रिपेयर मशीनरी गलती से उनको ना हटा दे। तो ये बिल्कुल सही बात है, इट इज़ ट्रू, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, टीलोमेयर्स इन ह्यूमन आर द रिपीट ऑफ TTAGGG सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर आपको देखने में एकदम सही लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट तो एकदम सही बता रहे हैं कि TAGG सीक्वेंस ही होता है, लेकिन आप ध्यान रखना जरा, जो टीलोमेयर्स होते हैं ह्यूमन के सेल्स में, उनमें जो रिपीट सीक्वेंस होता है वो 6 बेसिस का सीक्वेंस रिपीट होता है। यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 बेसिस दिया गया है, जिससे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो रिपीट किसका होता है, TTAGGG का रिपीट होता है। 6 सीक्वेंस, यही सीक्वेंस बार बार रिपीट करता है, ना कि एक्स्ट्रा जी, क्योंकि आपको पता है एक भी एक्स्ट्रा अगर बेस पेयर कहीं पर ऐड हो जाता है तो फिर पूरा चेंज हो जाता है, राइट। आपको पता है म्यूटेशंस वगैरह कैसे होते हैं, राइट। तो थोड़ा भी दिक्कत हो गई एक बेस पेयर की तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 6 सीक्वेंस का रिपीट होता है। आई बात समझ में। दैट कैन अप टू 150 KB तक भी नहीं होते हैं ये, 3 to 8 किलो बेस पेयर तक होते हैं आई थिंक, राइट। तो ये भी रॉन्ग है। विच आर रेप्लिकेटेड बाई TERT, बिल्कुल TERT से ही रेप्लिकेटेड होते हैं ये वाली सीक्वेंस, ये बात तो सही है। जो ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पे मैंने TET का फुल फॉर्म भी दे रखा होगा आपको, हाँ यहाँ पर है, टीलोमेयर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यही जो है वो रिपीटेड सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो TERT जो है वो की मदद से ही रेप्लिकेट करता है, बट हमारा बी ऑप्शन कैसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर टीलोमेयर्स को 7 सीक्वेंस का रिपीट दिखा दिया, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। बी हमारा फॉल्स होते ही, बी अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट गया, और ए हमारा ट्रू है, ओके। तो ज़्यादा हम, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट भी चला गया। अब फर्स्ट और फोर्थ में से कोई हमें एक चूज़ करना है। सी हमारा ऑटोमेटिकली सही होगा, दोनों स्टेटमेंट में सी है। इन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स टीलोमेयर्स इज इनएक्टिव लीडिंग to a shortening of telomere over 100 of cell division, damage to ends of chromosome, eventually apoptosis। तो डिफरेंट सेल्स में क्या होता है, जो टीलोमेयर्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। अगर डिफरेंशिएटेड सेल्स की अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, तो उनमें टीलोमेयर्स क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो जब तक टीलोमेयर बचा है तब तक ही वो रेप्लिकेट कर पाएंगे। एक बार टीलोमेयर खत्म होने लग जाए उसके बाद उन सेल्स का अपोप्टोसिस हो जाता है, क्योंकि उनमें टीलोमरेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी नहीं है। जैसे हमारे स्टेम सेल्स हैं, इनमें तो हाई टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, दैट्स वाई ये बार बार जो है वो सेल डिवाइड करती रहती है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बेसिक स्टेटमेंट है, सबको पता होती है। नेक्स्ट है, द परसिस्टेंट ऑफ टीलोमरेज एक्टिविटी इन सेवरल कैंसर सेल अलाउ द सेल टू कंटिन्यू प्रोलिफरेट। बिल्कुल सही बात है, कैंसर सेल्स भी क्यों बार बार डिवाइड कर पाती है, इसी वजह से कर पाती है क्योंकि उनमें हाई टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी उनमें हाई होती है, जिससे उनका टीलोमेयर शॉर्टनिंग नहीं होता है। टीलोमेयर शॉर्टनिंग नहीं होगा तो अपोप्टोसिस नहीं होगा और सेल डाई नहीं होगी, जिससे कि कैंसरस सेल अपनी पॉपुलेशन लगातार बढ़ाती रहती है, ठीक है। तो A, C, D तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हो गए, तो फोर्थ हमारा जो है वो राइट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
फर्स्ट वाला है, मैंने आपको बता दिया है कि 6 बेस रिपीटिंग सीक्वेंस होता है TAGG, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ था। ठीक है, चलो गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख रहे होंगे आप काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। एक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। ट्रू आपको बताना है। अब आपको ABZ DNA के बारे में बताना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABZ DNA, 3 टाइप के DNA होते हैं, इनको हम बार बार पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो ABZ DNA आर लेफ्ट हैंडेड, सारे के सारे लेफ्ट हैंडेड होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। AB DNA हेलिक्स आर राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और Z कौन सा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ट्रू हमें पूछा था। A एंड Z आर लेफ्ट हैंडेड, नहीं। A एंड B आर लेफ्ट हैंडेड, नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी आंसर था, बहुत ही मतलब कोई भी इसको आंसर कर सकता था। मोस्ट इजी आंसर जो हम इजी क्वेश्चन जो है हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंट्रॉन्स इन द यूकैरियोटिक जीन्स आर फाउंड इन। अब आपको बताना है कि जो इंट्रॉन्स हैं यूकैरियोटिक जीन्स में वो कहाँ फाउंड होता है। मतलब गाइज आपसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो मैंने देखा कि जून 2023 में बहुत ही बेसिक, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, भले ही आपने हाई फाई कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, आपने अगर अपने बेसिक्स बनाए हैं अच्छे से, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। यानी जब आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है इसको पढ़ने का, इसके क्या आउटकम्स आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें जो है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पहले ही बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़ ली है और वहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आते कहाँ से हैं? बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि CSIR जानना चाहता है कि आपने कितने आपके बेसिक्स क्लियर हैं। ठीक है, तो अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी कि इंट्रॉन्स जो है वो कहाँ फाउंड होते हैं यूकैरियोटिक जीन्स में। सबसे पहला है RRNA mRNA इनकोडिंग जीन्स, बट नॉट tRNA इनकोडिंग जीन्स, tRNA में नहीं होगा। mRNA tRNA इनकोडिंग जीन्स बट नॉट इन RRNA, mRNA इनकोडिंग जीन बट नॉट इन tRNA RNA, और RRNA tRNA mRNA इनकोडिंग जीन्स। तो बताओ इंट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियस सी बात है RRNA में भी होंगे, mRNA में भी होंगे, tRNA में भी होंगे। तीनों में ही तो इंट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते हैं? स्प्लाइसिंग तभी तो होती है, सबकी स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन्स हटते हैं, एक्सॉन्स जुड़ते हैं और फिर वो सेल के बाहर आता है हमारा RNA। तो हमारे तीनों में ही इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं, हमारा 4th स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है आपको, ये इंट्रॉन्स टाइप है और कहाँ कहाँ फाइंड होते हैं। mRNA में तो प्रेजेंट होते ही, ये तो सभी को पता होता है। RRNA में भी प्रेजेंट होते हैं और tRNAs में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको डिफरेंट टाइप के इंट्रॉन्स दिए गए हैं, ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन, आर्किल इंट्रॉन। या उतना याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख कर चले जाना, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इंट्रॉन्स हमारे सब में प्रेजेंट होता है, चाहे वो RRNA हो, tRNA हो या mRNA हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एजिंग। एजिंग को कौन कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है? ठीक है, कौन नहीं बता रहा है कि एजिंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है? सबसे पहला है एन इंसुलिन IGF-1 सिग्नलिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग लाइफ स्पैन। बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन और IGF-1 की सिग्नलिंग जो कि C एलिगेन में, आई थिंक हाँ C एलिगेन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ माइस में भी जो है ये रोल प्ले करता है। मैं एजिंग और सेनेसेंस आपको पढ़ाऊंगी, फिर उसमें अगर इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। देखो, जब भी इंसुलिन आता है ना हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल हम ही अगर ह्यूमन की बात करें, तो हम इंसुलिन कब प्रोड्यूस करते हैं? जब हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो इंसुलिन हमारे बॉडी खुद ही खुद बनाना लग जाएगी और सिक्रेट करने लग जाएगी। जब जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है वैसे वैसे हमारी एज बढ़ती रहती है और उसी से हमें क्या होती है? एजिंग होती है। तो एजिंग का एक और कारण भी है, आपको आज पता चला है, इंसुलिन का सिक्रेट होना। ठीक है, या ये जो है आपको आई थिंक C एलिगेन और माउस में जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनसे जो है ये चीज़ें पता चली थी कि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन से भी क्या होती है? एजिंग होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन इंक्रीजेज ड्यू टू रेजिस्टेंट इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये आपका जो है एजिंग सेनेसेंस से ही क्वेश्चन पूछा गया है, सेनेसेंस एंड एजिंग से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब जैसे हमारी बॉडी में बार बार परऑक्साइड्स बनते रहते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। अगर हमने इनसे रेजिस्टेंस अगर हमने ले लिया तो हमारी लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे भी हमारी एजिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये भी बात ट्रू है। नेक्स्ट है शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर्स। अगर टीलोमेयर शॉर्ट हो गए तो हमारी एज क्या होती रहेगी, घटती रहेगी, यानी हम फिर ज़्यादा ओल्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप बूढ़े लोगों का टीलोमेयर देखोगे और यंग का देखोगे तो जो यंग पीपल होंगे उनके जो टीलोमेयर होता है, लेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, जबकि जो एज्ड होते हैं पर्सन उनके टीलोमेयर की लेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है। तो क्यों, क्योंकि अब उनकी कुछ टाइम बाद डेथ होने वाली होती है। तो शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर्स भी एक एजिंग का फैक्टर है, ये तो सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट है फीमेल माइस विद अ म्यूटेशन इन द IGF-1। अगर फीमेल माइस है उसमें IGF या IGF-2 में म्यूटेशन हो गया तो वो रिड्यूस लाइफ स्पैन दिखाता है। देखो, अगर फीमेल माइस में IGF-1 या IGF-2 में अगर जो है म्यूटेशन हो गया तो वो रिड्यूस नहीं, लाइफ स्पैन को इंक्रीज दिखाएगा, क्योंकि IGF-1 क्या है, हमारी इंसुलिन की सिग्नलिंग ही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा तो हमारी एजिंग इंक्रीज होगी, लेकिन और लाइफ स्पैन क्या होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन अगर इंसुलिन सिक्रीशन ही बंद हो गया, इंसुलिन की सिग्नलिंग ही बंद हो गई तो लाइफ स्पैन रिड्यूस नहीं, इंक्रीज होगी, हमारी लाइफ स्पैन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस लिख गया था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। तब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, जो कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग है, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूकैरियोटिक जीन्स DNA सीक्वेंस दैट डिफाइन दैट जीन प्रमोटर्स अकर, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जीन्स में जो DNA सीक्वेंस है जो डिफाइन करते हैं DNA प्रमोटर्स को, वो कहाँ होते हैं, कौन सी रीजन में प्रेजेंट होता है। मतलब देख रहे हो आप कितना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रमोटर की लोकेशंस पूछी गई है। तो अगर आपने डायग्राम, वॉटसन एंड क्रिक का डायग्राम भी देखा होगा तो भी आपको पता होगा कि कहाँ प्रमोटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमोटर को समझ लेते हैं। प्रमोटर क्या होता है, टर्म प्रमोटर इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल द सीक्वेंस दैट आर इंपॉर्टेंट इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। यानी जो भी प्रमोटर कौन सा रीजन होता है, वो सीक्वेंस होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, ताकि पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारी ट्रांसक्राइब हो सके, ठीक है। उसी को हम प्रमोटर रीजन बोलते हैं। जो कोर प्रमोटर रीजन होता है वो हमारे 40 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं और वो एक्सटेंड होते हैं, चाहे अप स्ट्रीम हो डाउन स्ट्रीम हो, टुवर्ड्स द ट्रांसक्रिप्शन साइट। अब आप बोलोगे मैम ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो अप स्ट्रीम ये हो गया, अप स्ट्रीम यहाँ तक, और इसके बाद जो है वो डाउन स्ट्रीम हो गया। जो भी चीज़ आपको प्लस से डिनोट की जाती है, यानी यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से mRNA, यहाँ पे जैसे कहीं पे mRNA बाउंड होगा, सॉरी RNA पॉलीमरेज बाउंड होगा, RNA पॉलीमरेज यहाँ पे कहीं बाउंड होगा और वो ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देगा। जिस तरफ वो मूव करेगा उसी को हम प्लस एंड बोल देते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो डाउन स्ट्रीम हम बोल देते हैं। उसके ऊपर जो होता है उसे हम अप स्ट्रीम बोल देते हैं। तो प्रमोटर्स जो यूकैरियोट्स के प्रमोट्स होते हैं, जैसे BRE, टाटा एलिमेंट्स, ये हमारे अप स्ट्रीम प्रमोटर्स हो गए। और INR, DEC1, DEC3, ठीक है, DPE, DC3, ये सारे हमारे डाउन स्ट्रीम प्रमोटर्स हो गए, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में अप स्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम में आपको प्रमोटर देखने को मिलता है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कहाँ पे, तो ओनली इन द रीजन ऑफ अप स्ट्रीम, नो। ओनली इन द रीजन रिप्रेजेंटेड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, नो। ओनली इन द रीजन ऑफ डाउन स्ट्रीम, नो। either in the region of upstream of the transcription start side within the transcription transcribe region, दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, अपस्ट्रीम साइड, स्टार्ट साइड, एज वेल एज डाउन रीजन में तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है गाइस। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक लाती हूँ मैं, शायद डेवलपमेंट बायोलॉजी की मैं प्रैक्टिस सीरीज आपको करवाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, जितने आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।